हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज, जिसका पार्ट 12 है। ऑलरेडी 11 पार्ट अपलोड किए चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, कई बार देखिएगा और रिवीजन भी करिएगा। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो स्टूडेंट आज चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे उन्हें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोफेशनल नॉलेज। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आपके जो भी फ्रेंड हो जो इस बैकग्राउंड से जुड़े हुए हों या प्रिपरेशन करते हों, उनको ये वीडियो तुरंत शेयर कर दीजिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड, नॉलेज जो होती है वो एक दूसरे को शेयर करने से ही काफ़ी ज़्यादा आपसे भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये दो काम आप सबसे पहले कर लिया करिए, उसके बाद आप वीडियो को बहुत ही एंजॉय मूड में, ठीक है, देखा करिए। स्टूडेंट, यहाँ हम लोग बात करेंगे सरफेसी एक्ट 2002 की, ठीक है, जिससे एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो आपको सरफेसी एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही गया होगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपसे टोटल 11 वीडियो मैंने आपसे शेयर किए हैं। और अगर अभी तक देखें सरफेसी एक्ट से कम कुछ नहीं तो 12 टू 13 क्वेश्चन लगभग सरफेसी एक्ट से कवर किए चुके होंगे, ठीक है। और भी आगे वीडियो आते रहेंगे जिसमें सरफेसी से लेकर सारे एक्ट धीरे धीरे कवर किए जाएंगे। इसमें हमने कुछ नए एक्ट को भी शामिल किया है, जैसे आईबीसी को शामिल किया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ये कब आया हुआ था, ठीक है, या इसमें क्या चीज़ें डिफ़ाइन है या क्या चीज़ें डिसाइड नहीं हैं, सारी चीज़ें बताई गई हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002 द लिमिटेशन इज़ स्टेटेड। कहने का मतलब जो लिमिटेशन यानी परिसीमा, वो सरफेसी एक्ट 2002 के किस सेक्शन में डिफ़ाइन है, बताया गया है या फॉरवर्ड किया गया है, जो भी है। लिमिटेशन वर्ड जो है सरफेसी किस सेक्शन में, 24 में है, 26 में है, 30 में है, 32 में है, 36 में है। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 36। लिमिटेशन जो बताया गया है वो सेक्शन 36 में बताया गया सरफेसी के। और ये लिमिटेशन गवर्न किससे होगा? लिमिटेशन एक्ट से, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट से गवर्न होगा जो भी लिमिटेशन होगा। आप कमेंट में ये बताएं कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो किस ईयर का है, ठीक है, ये बताएं। दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखिए, जो हमारा आरडीबी एक्ट है, जिसको डीआरटी एक्ट भी हम बोल सकते हैं, रिकवरी ऑफ डेब्ट टू बैंक्रप्सी एक्ट जो है, ठीक है, इसका जो सेक्शन 24 है, ये याद रखिएगा, ये सेक्शन 24 उसमें लिमिटेशन बताया गया है। वो भी लिमिटेशन एक्ट से गवर्न होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप साथ में याद रखें। अगर चाहे वो आरडीबी एक्ट की या सरफेसी एक्ट की लिमिटेशन पूछ रहा है, सेक्शन पूछ रहा है, तो आप सरफेसी का 36 लगाएंगे और लिमिटेशन और आप जो है आरडीबी एक्ट का 24 लगाएंगे। दोनों में लिमिटेशन ही बताया गया। और लिमिटेशन किससे गवर्न होगा? हमारा लिमिटेशन एक्ट से गवर्न होगा। उसका कौन सा ईयर है ये आप मुझे कमेंट में करके बताएं। स्टूडेंट, हम लोग यहाँ बात करेंगे आईबीसी की। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि कुछ नए एक्ट मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं, क्योंकि आपका अगर देखें लॉ ऑफिसर में तो सरफेसी हो गया, आरडीबी एक्ट हो गया, आईबीसी हो गया, ठीक है, एनआई एक्ट हो गया। ये सारे एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सब का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब तो चलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ आईबीसी से लिया है कि द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट, ठीक है, ये एक्ट नहीं है, एक्चुअली में कोड है। केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। दिवाला और दिवालियापन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया हुआ है, ठीक है। अधिनियम ना बोलिए, इसको कोड बोलिए, ठीक है। तो यहाँ अधिनियम बोलना थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप इसको आईबीसी कोड बोलिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ये, ठीक है। कोड क्यों है? क्योंकि इससे पहले काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी एक्ट थे, कई एक्ट थे, जैसे सीका एक्ट था, ठीक है, सिविल एक्ट था, कंपनी एक्ट था। तो एक ही काम के लिए यहाँ पे भी कोई प्रावधान दिया गया है। अगर हमें, ठीक है, किसी से ऋण वसूलना है, किसी प्रोसीजर के थ्रू करना है, तो सीका एक्ट कुछ और बता रहा है, कंपनी लॉ कुछ और बता रहा है, सीपीसी कुछ और बता रहा है, ठीक है। तो एक ही चीज़ के लिए कई कोड में यानी कई एक्ट में अलग अलग चीज़ें दी गई थी, उनके लिए सिर्फ एक कोड लाया गया है, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। तो ये आपको बताना है किस ईयर में ये केम इनटू फोर्स हुआ है। यहाँ एक्ट की जगह आप कोड बोलिएगा, ये गलत प्रिंट है, तो आईबीसी कोड बोलिएगा, ओके। ये आपका आया हुआ है 2016 में, 2016 में, यानी आईबीसी 2016 बोलेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इंसॉल्वेंसी है एंड बैंक्रप्सी है। यहाँ पे आप मुझे सर्च करके ये बताएं
इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होगा और बैंकरप्सी का मतलब क्या होगा, किन कंडीशन में कोई चीज़ इंसॉल्वेंसी कहलाएगी और किन कंडीशन में कोई चीज़ बैंकरप्सी कहलाएगी। ठीक है, ये दोनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसकी मीनिंग भी पूछी गई है, तो आप सर्च कर लें और अगला जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम इसके मीनिंग और डिफिनेशन को भी इंक्लूड करेंगे, जिससे आपको वहाँ पे क्वेश्चन करने में काफ़ी ईजी होगा। तो ये दो चीज़ आप सर्च कर लें यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपको एक नई क्वेश्चन नए फॉर्म में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एनसीएलटी की बात कर रहा है। ठीक है, ऑन व्हाट डेट हैज़ अ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनसीएलटी जिसको बोलते हैं कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी किस दिनांक को ये आया हुआ है। ठीक है, एनसीएलटी ये याद रखिए, इसका पूरा नाम याद रखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एनसीएलटी जो आया हुआ है 1 जून यानी 1 जून 2016 को आया हुआ है, 1 जून 2016 को, यानी 1 जून 2016 को ये कम इनटू एग्जिस्टेंस है। और एनसीएलटी ठीक है क्या करता है, एनसीएलटी जो हमारा आईबीसी है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, इसमें 4 कोर्टों का बेसिकली नाम लिया गया है। एनसीटी लिया गया है, एनसीएलएटी लिया गया है, डीआरटी लिया गया है और डीआरएटी लिया गया है। ठीक है, तो ये 4 कोर्टें हैं और डीआरटी और डीआरएटी आपका जो है आरडीबी एक्ट से भी गवर्न होता है और सरफेसी के थ्रू भी हम इन दोनों कोर्टों में जा सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबा ठीक है समझने के लिए कुछ टॉपिक है, हम अलग से इस पे आपको लिए वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको समझने के लिए काफ़ी आसान होगा। तो बस इतना समझे कि जो एनसीएलटी है कोर्ट है जो आईबीसी के थ्रू जो भी इसमें इंसॉल्वेंसी के लिए या बैंकरप्सी के लिए जाएंगे वो यही कोर्ट उन सारे केसों को देखेगी। ठीक है, और आईबीसी में 2 चीज़ों का, एक कॉरपोरेट का है एक इंडिविजुअल का है, ये 2 अलग अलग सेक्शन मतलब 2 अलग अलग भागों में दोनों चीज़ों की डिफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो हमारा एनसीएलटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कब आया हुआ है, तो 1 जून 2016 को आया हुआ है, ये भी डेट आप याद रखें। स्टूडेंट, यहाँ हम लोग बात करेंगे डीआरटी की। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग लॉ ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी लोग लॉ ऑफिसर बनेंगे, तो आपको डीआरटी कोड में भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, वैसे जाना नहीं होता है बट जाना पड़ सकता है क्योंकि डीआरटी वगैरह के बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी डीआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं। हाउ मेनी डेट, कलेक्शन नहीं होगा यहाँ, रिकवरी होगी। ठीक है, ये भी प्रिंट में गलती है तो यहाँ सही कर लीजिएगा। हाउ मेनी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जिसको डीआरटी बोलते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आर देयर ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत में कितने डीआरटी हैं, कितने ऋण वसूली अधिकरण हैं, डीआरटी कितने हैं पूरे भारत में। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में करिए। पूरे भारत में 39 डीआरटी हैं, 39। ठीक है, 39 पूरे भारत में है, 39। स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने बात डीआरटी का किया था। ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डीआरएटी। ठीक है, डेट रिकवरी एप्लीट ट्रिब्यूनल। पूछ रहा हाउ मेनी डेट रिकवरी एप्लीट ट्रिब्यूनल्स आर लोकेटेड इन इंडिया। पूरे भारत में कितने डीआरएटी हैं जिसको ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण बोलते हैं, कितने हैं। तो अभी हमने डीआरटी की बात की, टोटल कितने 39, ये भी नंबर याद रखें। और डीआरएटी कितने हैं, तो डीआरटी टोटल 5 हैं, डीआरएटी टोटल 5 हैं। और इन सब का फुल फॉर्म भी याद रखें, चाहे वो इंटरव्यू के पर्पज़ से या अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से, दोनों पर्पज़ से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 5, क्योंकि हमारे डीआरटी टोटल है 39 इंडिया में। और डीआरटी जो है यानी इसका अपीलीय कोर्ट, ये इसका कोर्ट हुआ, इसका अपीलीय कोर्ट हुआ डीआरटी अपील। ठीक है, जहाँ पे हम लोग करेंगे डीआरटी का जो भी केस होगा, ये अलग ही न्यायालय हैं जो डेट रिकवरी के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पे होंगे टोटल, ठीक है, डीआरटी 5 पूरे ऑल इंडिया ओवर हैं। अगर आप सर्च कर पाएँ तो ये बताएं कि किस राज्य में, ठीक है, 2 डीआरटी है। वैसे लगभग एक एक राज्य में एक एक डीआरटी का प्रावधान है, तो आप मुझे कमेंट में ये बताएं किस राज्य में 2 है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपको एक बार फिर से एनसीएलटी, ठीक है, और एनसीएलएटी, इन सब से क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। दोबारा आपको ये टर्म मिल रहा है जहाँ पे आप इसके फुल फॉर्म तो याद ही रखें, क्या हो सकते हैं इसके फुल फॉर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल आर डिफाइन इन विच एक्ट। कहने का मतलब जो हमारा एनसीएलटी है और एनसीएलएटी है, ये किस एक्ट के तहत गवर्न हो रहा है, किस में डिफाइन है ये। क्या आरडीबी एक्ट, जिसको हम लोग डीआरटी एक्ट भी बोलते हैं, रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यू टू बैंकरप्सी एक्ट 1963, सरफेसी एक्ट में है, सीपीसी 1908 में है, कंपनी एक्ट 2013 में है,
DRT एक्ट 1963 में है या किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं कमेंट में। तो NCLT जो है हमारा कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन है, यानी कंपनी एक्ट 2013 में NCLT और NCLT वहीं से गवर्न होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कंपनी लॉ इससे पहले जो हमारा कंपनी एक्ट था वो 1956 का था, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है कि कंपनी एक्ट 2013 से प्रीवियस में कौन सा एक्ट इसका था। तो 1956 आप बोलेंगे, 1956 का एक्ट था ये। वहीं आपसे पूछा जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, ठीक है। तो कंज्यूमर 2019 का है, उससे प्रीवियस ईयर का कौन सा एक्ट था, ये भी आप कमेंट में करके बताएं। NCLT का पूरा नाम लिखें, NCLT का पूरा नाम लिखें, गवर्न होता है कंपनी एक्ट 2013 से। स्टूडेंट यहाँ हम लोग चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, ये दोनों से क्वेश्चन रिलेटेड देखेंगे जो हमारा NI एक्ट 1881 से गवर्न होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। ऑल चेक आर बिल ऑफ एक्सचेंज, कहता है कि सारे चेक जो है बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, यानी विनिमय पत्र हैं। बट लेकिन नॉट ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी सारे विनिमय पत्र आर चेक, सारे विनिमय पत्र चेक नहीं होते हैं। क्या ये सही है, गलत है, आधा सही आधा गलत है, या कोई नहीं है? इसका आंसर आपको करना है। आप सोचिए ज़रा से, क्या सभी चेक विनिमय पत्र हैं लेकिन सभी विनिमय पत्र चेक नहीं होते हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी हमारे चेक होते हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, बट सभी बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आप मुझे यहाँ कमेंट में ये बताएं कि जो NI एक्ट में चेक, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, ये किस सेक्शन से गवर्न होते हैं। सेक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर आपको जैसे पता है फ्रेंड तो आप तुरंत उसका आंसर करेंगे, नहीं पता है तो आप सर्च करके बाद में भी कमेंट में कर सकते हैं। जिससे ये होता है ना कि आपने कुछ ढूंढा और आपको मिला, आपने उस बारे में पढ़ा, वहाँ पे आपके 2-3-4 क्वेश्चन काफ़ी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। तो ये आंसर हमारा राइट होगा कि ऑल चेक आर बिल ऑफ एक्सचेंज बट नॉट ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज आर चेक। स्टूडेंट यहाँ हम लोग जो एम्प्लॉयड वारंटी है, ठीक है, निहित वारंटी है, वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है भिन्न होते हैं, ठीक है, एक अलग तरीके से हो सकते हैं। क्या एक्सप्रेस एग्रीमेंट अगर होगा तो वो अलग हो सकता है? क्या कुछ अलग तरीके का हमारा एम्प्लॉयड वारंटी हो सकता है? तो अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तो बिल्कुल हो सकता है। कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टीज़, अगर पार्टीज़ के बीच में कुछ डीलिंग है, किसी कोर्स की डीलिंग है, वहाँ भी ये अलग हो सकते हैं, यानी भिन्न हो सकते हैं एम्प्लॉयड वारंटी। इफ़ यूजेज इज सच एज टू बाइंड पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो अगर पार्टीज़ के ऊपर बाइंड करती हैं, ठीक है, बाउंड करती हैं, बाइंड करती हैं, तो वो भी उसके द्वारा भी एम्प्लॉयड वारंटी जो होती है वो भिन्न हो सकती है। तो यहाँ पे लगभग सारे ऑप्शन सही हैं, एनी ऑफ द अबव, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ें ले लो आप, सारे आपके एम्प्लॉयड वारंटी, ठीक है, जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा एनी ऑफ द अबव। और एम्प्लॉयड वारंटी के बारे में ज़रूर पढ़ें, ये किस सेक्शन में, ठीक है, पूर्णतया नहीं बताया गया है, लेकिन किस सेक्शन में बताया गया, 18 में, ठीक है, 18 में एम्प्लॉयड वारंटी का टर्म यूज़ किया गया है, किस एक्ट के द्वारा गवर्न होता है, ये भी आप मुझे कमेंट में करके बताएं। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। विच सेक्शन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विथ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, ठीक है, कुछ गुड्स हैं जिनको हम लोग सेंड ऑन अप्रूवल करेंगे और ऑन सेल, या उसको सेल करेंगे या रिटर्न करेंगे। कहने का मतलब है कि जो अनुमोदन या बिक्री या वापसी पर हम जो गुड्स को भेजते हैं, जैसे आजकल आप लोगों ने फ्लिपकार्ट या अमेज़न, ठीक है, या जिससे भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और शॉपिंग करने के बाद अगर आपने कोई गुड्स को मंगाया और वो गुड्स डिफेक्ट हो गया, फिर आप क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो ये आप तो रिटर्न कर देते हैं वहाँ पे, और गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, आपके अप्रूवल पे वो गुड्स सेंड भी करता है। तो कुछ उसी के रिलेटेड कुछ ये सेक्शन है जहाँ से आपको ये बताना है कि जो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, उसमें जो गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, ये टैगलाइन है ऑन सेल और रिटर्न, ये किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, किस सेक्शन में ये बताया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या कहता है कि गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। एक चीज़ यहाँ पे टेक्निकल ये है कि अगर यहाँ पे कोई टाइम आपको रिटर्न करने के लिए नहीं दिया गया है, तो आपके द्वारा जो भी रिजनेबल टाइम होगा ना, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर रिटर्न करने के लिए, जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कोई गुड्स मंगाया और वहाँ पे 7 डेज़ में अगर उसमें रिटर्न के लिए कुछ मेंशन है, ठीक है,
तो आप 7 दिन के अंदर चीज़ों को रिटर्न करिए, अन्यथा आप कोई क्लेम नहीं कर पाओगे, नो क्लेम। बट अगर कोई रिजनेबल टाइम, कोई टाइम नहीं दिया गया है, तो आप वहाँ पे अपना टाइम, रिजनेबल टाइम जो भी आपको मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल आपका जो ये होता है ना, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न, ये सेक्शन 24 के द्वारा बताया गया है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका सरफेसी एक्ट से है और सरफेसी एक्ट हमारा 2002 का है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2002 का है। और सरफेसी का पूरा नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा पूरा नाम क्या है सरफेसी का। हाइपोथिकेशन डिफाइन इन विच सेक्शन ऑफ द सरफेसी एक्ट, बात कर रहा है हाइपोथिकेशन की, कि इसकी परिभाषा सरफेसी एक्ट के किस सेक्शन में दी गई है। तो काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। 2N में सरफेसी को डिफाइन किया गया है, 2N में सरफेसी एक्ट के 2N में हाइपोथिकेशन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। हाइपोथिकेशन 2N में डिफाइन है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और है, जो हमारा सेक्शन 2O है, वहाँ पे क्या डिफाइन है, NPA, ठीक है। NPA के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर 90 डेज़ के अंदर, 90 डेज़ तक, ठीक है, अगर कोई आपका EMI नहीं जाता है बैंक को, ठीक है, अगर आप कोई पेमेंट बैंक को नहीं करते हैं, लोन लिए हुए हैं आप और कोई पेमेंट या कोई EMI नहीं जमा कर रहे हैं 90 डेज़ तक, तो वो अकाउंट आपका NPA हो जाता है, NPA हो जाता है अकाउंट, ठीक है, 90 डेज़ तक। और NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो सरफेसी से गवर्न हो जाती हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 2N और सेक्शन 2O काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। हाइपोथिकेशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाइपोथिकेशन क्या होता है ये भी आप बताएं मुझे, शॉर्ट में बताएं हाइपोथिकेशन क्या होता है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से है, ठीक है, संविधान से है। और लीगल असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट में भी ये आपका सिलेबस है, संविधान भी यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, बट थोड़ा बहुत है, तो ध्यान रखिएगा, हम क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहा है आर्टिकल 356 का, यानी व्हाट इज़ द गिवन इन आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल 356 में क्या दिया गया है ये आपको बताना है। और इसी के साथ आपको ये भी बताना है कि जो हमारा आर्टिकल 352 है और आर्टिकल 360 है, दोनों बताना है, ठीक है। और एक चीज़ और बताना है आपको कि जो हमारा आर्टिकल 360 है वो इंडिया में कितनी बार लगाया गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे है। तो 350 में हमारा है कि प्रोविज़न इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, ठीक है। अगर स्टेट में कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, यानी वहाँ जो भी संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है, ठीक है, तो उन केस में 356 के द्वारा कह सकते हैं आप कि एक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। तो ये हमारा ऑप्शन इसके लिए सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 352 में बताना है और 360 में बताना है क्या है, और 360 अभी तक कितनी बार लगाई गई है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और मैं आपको करा भी चुका हूँ। तो इनका भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।